हुआ। तो चलो एक तो तरीका ये है जो कल बता रहा था मैं, किसने बनाया बताओ। सो इट इज अ मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो बताओ किस ऑर्डर की होगी। 3x2। हाँ 3x2। और क्या बनेगी? 1 2 0 1 minus 2। 1 2 Okay, 1 2 1 1 हाँ 1 0 minus 2। वो आप यहाँ देख के भी डिसाइड कर सकते हो वैसे, ठीक है, जो मैं तरीका होता है, ठीक है, वो देख के आप डिसाइड कर पाओगे। सो 1 2 1 क्या है? 1 2 1 x का कोएफिशिएंट्स है ना, और ये क्या है? y का कोएफिशिएंट है 1 0 माइनस 2। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम इस तरह से। तो ये तो यहाँ पे चूंकि आर स्क्वायर आर क्यूब में तो ऐसा है, अगर ये चीज लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में हो, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में हो, मतलब डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस यूज हो सकते हैं। यहाँ तो मैं सिंपल वेक्टर स्पेस Rn यूज कर रहा हूँ इसलिए आसान है, दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा अभी। तो ये तो ऐसे ही देख के तुम डायरेक्ट एक्स का कोएफिशिएंट है ना, समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ 1 2 1 टाइम एक्स, इसको लिख सकता हूँ, और 1 0 1 0 माइनस 2 टाइम y, यही तो है। देखो ये चीज है, ठीक है। तो 1 0 माइनस 2 टाइम y, यहाँ से इसको कॉलम में लिखो एंड इसको कॉलम में लिखो, ये आ गया। वरना दूसरा तरीका जो मैं बताया वो क्या किया कि t ऑफ 1 0 निकाल लो। सो t ऑफ 1 0 x को 1 y को 0 रख दो। सो 1 2 1, और इसको ठीक से लिखोगे तो 1 टाइम, मतलब करना क्या है एक्चुअली, ध्यान में क्या बताया था कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे सो 1 टाइम 1 0 0, 2 टाइम 0 1 0 एंड प्लस में फिर 1 टाइम 0 0 1, यही है। ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये आपके फर्स्ट कॉलम है। ऐसे ही t 0 1 निकाल लो, तो x को 0 और y को 1 रख दो। सो x को 0 और y को 1 रखोगे सो ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब पुट करोगे सो 1 टाइम 1 0 0, फिर 0 टाइम 0 1 0, बीच में कुछ है नहीं, माइनस 2 टाइम 0 0 1, तो वैसे भी समझ सकते हो। तो ये कोएफिशिएंट जो है ये है 1 0 माइनस 2, तो वैसे आ गया, ठीक है। सो बोलेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू बताओ, तो जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी वही इस, अच्छा हालांकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आइगन वैल्यू नहीं पूछेगा तुमसे, तो आइगन वैल्यू जो पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, ये चीज़ है। तो इन मैट्रिक्स के पास होता है स्पेक्ट्रल वैल्यू, ऐसा कुछ, हाँ वो गेट में है, एग्जाम में नहीं है, इसमें भी आपके एग्जाम में भी नहीं है। तो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल चलो ऐसा क्वेश्चन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है p2x से p3x, या मान लो p1x। p2x का मतलब क्या है, एग्जाम में ऐसा आएगा तो लिखा आएगा, तुम्हें खुद से नहीं समझना मतलब क्या है। अगर इस तरह की चीजें एग्जाम में लिखता है तो इसका मतलब बताएगा तुम्हें, तुम्हें अज्यूम नहीं करना है ना। वो टेस्ट उसमें हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, कई बार क्वेश्चन देते हैं और एक्सप्लेन नहीं करते हैं वो चीज़ क्या है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में जो भी नोटेशंस होंगे उसको एक्सप्लेन किया होगा, कि वो ये नहीं मान के चलते सबको पता होगा, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में कई बार डिफरेंट नोटेशंस होती हैं। तो वहाँ ये लिखा होगा कि हेयर या वेयर जो ये pnx रिप्रेजेंट्स, बताओ ऐसे जिन लोगों को गेस करना है क्या होता है pnx। Polynomial of at most n degree। yes so this is a set of polynomial या वेक्टर स्पेस ऑफ polynomial, है ना, ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ polynomials
ऑफ डिग्री एटमोस्ट n ये है। तो P2 का मतलब है कि ये एक वेक्टर स्पेस है जिसमें क्या क्या है, सारे पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री एटमोस्ट 2 के, और यहाँ है ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 1। तो लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, यहाँ कांस्टेंट लीनियर या क्वाड्रेटिक हो सकता है। अब यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ f बराबर f डैश, या मैं बोलूँ T ऑफ fx बराबर f डैश x। तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो डोमेन में fx, तो fx क्या होगा, पॉलिनोमियल होगी मैक्सिमम डिग्री 2 की। तो यहाँ हमारे डेरिवेटिव इसका ले लिया, तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तुमसे पूछूं कि बताओ इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा, व्हाट इज द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जो P2x है उसका अगर बेसिस लिखोगे, ये जो P2x है इसका बेसिस लिखूं मैं, तो क्या बनेगा जी, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल, एटमोस्ट सेकेंड डिग्री हो सकता है। तो इसके बेसिस में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1x x स्क्वायर, यस 1x स्क्वायर। ऐसे P1x है तो इसके बेसिस में आ जाएगा मैक्सिमम डिग्री 1 हो सकती है, मतलब डिग्री एटमोस्ट 1। तो 1 क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी और x की 1 होगी, तो ये है। ठीक है, तो देखो ये बेसिस दे दिया मैंने, अब ट्राई करो, बताओ मैट्रिक्स क्या बनेगी। 0 0 कॉलम है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी पहले ये बताओ, ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, यस। सो यहाँ इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है और इसके बेसिस में 3 एलिमेंट है, तो ये 2 क्रॉस 3। जो कोडोमेन है उसके बेसिस रो बनता है और जो डोमेन है उसका बेसिस कॉलम बनता है। तो यहाँ पे आपके पास बताओ क्या बता रहे थे, हाँ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2, बाकी लोग देख लो करना क्या होता है, फिर से वही कि जो डोमेन का बेसिस है उसके एलिमेंट का इमेज निकालेंगे और उसको हम जो कोडोमेन है उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ये चीज है। सो लाइक T1 अगर आप निकालोगे तो 0 हो जाएगी, सो 1 इसके बेसिस में है तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो 0 टाइम 1 प्लस 0 टाइम x। T ऑफ अगर आप x निकालोगे तो x का डेरिवेटिव 1 है, सो इसको लिखोगे, सो 1 टाइम 1 प्लस 0 टाइम x। नेक्स्ट T ऑफ x स्क्वायर निकालोगे, डेरिवेटिव करना है ना, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसको 0 टाइम 1 एंड 2 टाइम x। तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कॉलम बनते हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कॉलम बनेंगे, ये जो कोएफिशिएंट है ये कॉलम बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से डन। बाकी और भी कोई भी वेक्टर स्पेस होगा यहाँ पे तो वही करना है आपको कि बेसिस लिखना है, देन स्टैंडर्ड बेसिस होती है और उसके बेस पे हमें काम करना है। ठीक है जी, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लो कल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में लिख के दिखाया था, है ना। सो अगर दोनों के डायमेंशन सेम ना हो वेक्टर स्पेस के तो कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और कोई क्वेरी हो किसी को पूछो। जब यहाँ से कंटिन्यू करें तो हम लोग यहाँ ना बहुत जल्दी जल्दी में ये डिस्कस कर लिया था, तो इसमें क्या क्या रह गया, हाँ यहाँ तक तो ठीक से डिस्कस किया था, इसको बहुत जल्दी में डिस्कस किया था ना। तो बाइनोमियल में क्या इंटरप्रिटेशन होता है, अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो देयर आर n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड जिसमें ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर। और यहाँ ये होता है विथ रिपीटिशन ही होगा, अगर विदाउट रिपीटिशन होगा तो हाइपर ज्योमेट्री बन जाएगा वो, सो विथ रिपीटिशन में रहेगा तो बाइनोमियल बन सकता है। सो उसमें ये है ना, तो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स एंड ईच ट्रायल आर बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम रहेगी एंड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे और IID ट्रायल्स होंगे ये। फिर आता है नेगेटिव बाइनोमियल में सिंपल था कि यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल में 2 केस बताए थे हमने
कि एक केस होता है नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर आर एच सक्सेस, सॉरी नंबर ऑफ ट्रायल टिल आर एच सक्सेस, एक तो बिफोर ना फेलियर वाले में यूज होता है, सो नंबर ऑफ ट्रायल टिल आर एच सक्सेस एंड नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस या टिल आर एच सक्सेस, वही। तो बाकी इसके हिसाब से, क्योंकि बुक्स तुम्हारे पास है, मैं बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन क्या है। पीएमएफ मीन वेरिएंस एमजीएफ याद रखना है आपको इन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का। पीएमएफ क्या है, सपोर्ट क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या है, ये था। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक इज जस्ट स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, लाइक बर्नौली इज द स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में n को 1 फिक्स कर देते हैं, जब बाइनोमियल में तो बर्नौली बन जाता है। सेम है नेगेटिव बाइनोमियल में r को 1 फिक्स कर दो तो वो आपका ज्योमेट्रिक बन गया। तो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ भी दो केसेस हैं, एक में इंटरप्रिटेशन नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस, हाँ, और नंबर ऑफ फेलियर्स टू गेट फर्स्ट सक्सेस या बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये चीज़ है। दोनों में अलग अलग पीएमएफ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस में सपोर्ट स्टार्ट होता है इसका 1 से, और नंबर ऑफ फेलियर वाले केस में ट्रायल सपोर्ट स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3, ठीक है। तो ट्रायल वाले केस में जो पीएमएफ होता है p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, x स्टार्ट विथ 1, और नंबर ऑफ फेलियर वाले में पीएमएफ होता है q इंटू p इंटू क्यू की पावर x, x स्टार्ट विथ 0, है ना, ये है। फिर ऐसे ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट कोई इंटरप्रिटेशन हमारे काम का नहीं है, हायर लेवल पे होगा या है स्टोकेस्टिक प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। पॉइसन प्रोसेस एक पर्टिकुलर काइंड का स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, वहाँ पे आता है, लेकिन जैम लेवल पे नहीं है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिंपल पीएमएफ याद करना आपको, e के पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स स्टार्ट विद 0 1 2 3 अप टू सो। तो बस आपको इसका याद रखना है, मीन वेरिएंस सपोर्ट पीएमएफ, है ना, एमजीएफ। हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या था तो बताया था, दो कैटेगरी के टोटल मान लो कैपिटल एन ऑब्जेक्ट हैं, इसमें दो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, रेड ब्लू इस टाइप कलर का हो जाएगा, या डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, इस तरह से दो कैटेगरी के ऑब्जेक्ट होंगे। सक्सेस फेलियर टाइप है, जैसे बाइनोमियल में होता है। उसके बाद एक में है ना, तो इसका जस्ट इंटरप्रिटेशन ये होता है कि नंबर ऑफ, मतलब तुम कैपिटल एन में से स्मॉल एन ड्रॉ करते हो, फिर जो एक्स रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, मान लो दो काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, कैपिटल एम आर ऑफ फर्स्ट काइंड एंड टोटल कैपिटल एन माइनस स्मॉल एम या कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम जो होगा हमारा सेकेंड काइंड का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक बार डिवाइस कर लो, मैं बता रहा हूँ ना। तो इसमें सिंपली ये होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड कितने आएगा, तो इसका सपोर्ट होता है, क्या होता है ज्योमेट्री का सपोर्ट, कहां से स्टार्ट, 0 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ स्मॉल एन कॉमा कैपिटल एम। तो ये चीज है। उसके बाद यूनिफॉर्म में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस है। तो डिस्क्रीट में आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे 1 2 3 n, तो ईच का पीएमएफ 1/n होगा। और कॉन्टिन्यूअस में यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल होता है ना। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट होंगे, और कॉन्टिन्यूअस में एक इंटरवल दिया होगा, फाइनाइट इंटरवल दिया होगा, इंटरवल ए बी पे। इसका पीडीएफ पता है 1/b माइनस ए, एक्स की वैल्यू ए से बी में होगी। फिर इसका मीन वेरिएंस एमजीएफ पर याद कर लो, है ना। फिर ऐसी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में दो केस बताया था, मीन और रेट वाला। तो मीन लैम्डा है तो पीडीएफ रहेगा 1/λ e की पावर माइनस x बाई लैम्डा, इस तरह से। या रेट लैम्डा लिखा रहेगा तो पीडीएफ रहेगा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, उसके हिसाब से मीन वेरिएंस एमजीएफ है। फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल स्पेशल केस है गामा का, है ना। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब स्पेशल केसेस हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के। सो गामा अल्फा बीटा का दो पीडीएफ्स हैं, दोनों पीडीएफ देख में है, बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में है, दूसरे में बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में है। ये है गामा अल्फा, है ना, दोनों का डिनोमिनेटर में है। मतलब एक पीडीएफ अगर बोलूं मैं, बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स पॉजिटिव, है ना, ये है। इसमें अगर तुम इसको अल्फा को 1 रख देते हो तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है ना। और अल्फा की जगह n/2 और बीटा की जगह 1/2, तो ये जो मैंने पीडीएफ बोला उसमें n/2 1/2 करोगे तो काई स्क्वायर n हो जाएगा। और यही है, बीटा में दो है, बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकेंड काइंड। तो बीटा फर्स्ट काइंड का जो पीडीएफ होता है कि 1/बीटा फंक्शन, मान लो ए बी में, तो x की पावर a-1 और 1 - x की पावर b-1, जहाँ ए बी पॉजिटिव होगा
और x की वैल्यू 0 से 1 में होगी। तो ये आपका बीटा फर्स्ट काइंड का पीडीएफ है, उसके हिसाब से मीन वेरिएंस है। बीटा सेकेंड काइंड में क्या होता है, x की पावर a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितना a प्लस बी, है ना, और बाहर 1 अपॉन बीटा एक्स वाई, मतलब बीटा ए बी, बीटा फंक्शन ऑफ ए बी, और यहाँ सपोर्ट होता है 0 से इन्फिनिटी, है ना, कहीं गलती कर तो बताना मुझे। सो ये है। फिर उसके बाद वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सब जानते हैं नॉर्मल में कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर जो है, तो उसका पीडीएफ याद ही होगा तुम लोगों को, 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, सपोर्ट इसका पूरा रियल नंबर है। फिर मीन वेरिएंस एमजीएफ देख लो, तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हें याद रखना है। तो ये हमने कल बताए थे, बाकी ये पॉइजन नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, तो बाइनोमियल को तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो पॉइजन में, बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो तुम नॉर्मल में, इस तरह से है। काई स्क्वायर बता ही दिया, गामा n/2 1/2 होगा, ये है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन देख लेना कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो वो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनका भी रिलेशन, इंटर रिलेशन जो है ये देखना। आगे ज्वाइंट में क्या है, ज्वाइंट का डेफिनेशन सिंपल है। सो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्वाइंट में क्या है, आपके पास एक 2 वेरिएबल फंक्शन दे रखा है, तो जो नॉन नेगेटिव होगा और डबल इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आएगी, ये डेफिनेशन है ज्वाइंट पीडीएफ का। अगर पीएमएफ लिखेंगे तो डबल समेशन हो जाएगा। फिर मार्जिनल क्या है, मार्जिनल सिंगल रैंडम वेरिएबल का जो पीएमएफ या पीडीएफ जो भी आएगा वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर कंडीशनल में क्या है, x गिवन y या y गिवन x, तो अगर कंडीशनल पीडीएफ की बात करें तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, है ना, f ऑफ x गिवन y है तो ज्वाइंट xy अपॉन मार्जिनल ऑफ y, इस तरीके से। आगे क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल फंक्शन है, मान लो fx और gx है, uv की वैल्यू, तो आपको xy का पीडीएफ पता है ज्वाइंट, तो बोलेगा uv का निकालो, तो वो होता है जैकोबियन टाइम्स पीडीएफ ऑफ xy, अब जैकोबियन निकालना पड़ता है। ये देख लो, प्रोडक्ट मोमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xy या x की पावर m y की पावर n, तो ये तुम mgf से भी निकाल सकते हो, ज्वाइंट mgf से, या देखो कैसे इंटीग्रेशन करके डबल इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। फिर आगे कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला आप लोगों को बताइए, कोवेरिएंस अपॉन फिर रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोडक्ट हमारे, या तो वेरिएंस का रूट या स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोडक्ट। फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये जैम में भी था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कि y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये सिंपल लीनियर मॉडल है, उसमें बीटा नॉट बीटा 1 का जो फॉर्मूला है एक्चुअली एस्टिमेटर, जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, वही मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी है। तो आपसे एग्जाम में एमएलई पूछे कोएफिशिएंट का या लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर पूछे, जो फॉर्मूला आपको याद है वो एमएलई भी है और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर भी है वही। सो तो उसका फॉर्मूला देख लो पर ही क्या है। और आगे इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंस में क्या है, 2 रैंडम वेरिएबल आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, या ज्वाइंट पीएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, या ज्वाइंट सीडीएफ या पीडीएफ या पीएमएफ, ये सब इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। ज्वाइंट एमजीएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एमजीएफ, इस तरह से होंगे। और फिर लिमिट थ्योरम्स, लिमिट थ्योरम में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से पहले आपको जानना होगा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, उस पे बेस्ड है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। उसमें ये कहता है कि जो सैंपल मीन है, rth सैंपल मीन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू rth पॉपुलेशन मीन, ये इसका डेफिनेशन, ये मतलब स्टेटमेंट, मतलब x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex, 1/n समेशन xi स्क्वायर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex स्क्वायर, तो इस तरह से है। फिर आता है सेंटर लिमिट थ्योरम, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, सेंटर लिमिट थ्योरम में क्या जानना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज द कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। सो है ना, सो सिंपल है, एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। सो nth रैंडम वेरिएबल का CDF n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जिस रैंडम वेरिएबल के CDF के इक्वल आ जाएगी, सो देन xn सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू दैट रैंडम वेरिएबल x अगर है तो, इस तरह से। फिर सेंटर लिमिट थ्योरम ये कहता है कि x बार माइनस म्यू अपॉन में जो x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा अपॉन रूट n, दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल irrespective of the distribution of the sample, सैंपल का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एट द एंड ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगा ये क्वांटिटी। सो अब आता है एस्टिमेशन में, एस्टिमेशन में क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर सिंपल, एक्सपेक्टेशन ऑफ t बराबर थीटा, ये फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है,
T is consistent estimator of theta if and only if T conversion probability theta. हाँ T conversion probability to theta. conversion probability definition देखना है बस आपको कि लिमिट n tends to infinity probability mod x minus theta less than epsilon is equal to 1 for some theta belongs to sorry epsilon more than 0 है ना. नहीं फॉर ऑल एप्सिलॉन होगा ना. यहाँ पे आते हैं इफिशियंसी ऑफ एस्टिमेटर. सो कौन सा एस्टिमेटर ज़्यादा इफिशियंट होगा जिसका वेरिएंस कम होगा, है ना. फिर रिलेटिव इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है, रिलेटिव इफिशियंसी बिटवीन T1 T2. तो क्या आता है, वेरिएंस ऑफ T2 पर वेरिएंस ऑफ T1, है ना, इस तरह से. फिर मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर. तो मेथड ऑफ मोमेंट में सिंपली क्या करना है, सैंपल मोमेंट को इक्वेट कर देना है पॉपुलेशन मोमेंट के साथ एंड देन उसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है एस्टिमेटर्स के टर्म में एज एस्टिमेटर आएगा. तो वो दैट इज द मेथड मोमेंट एस्टिमेटर. मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में ये है कि जो आपको पॉपुलेशन दे रखा है उससे लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो. लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, जॉइंट पीडीएफ ही है या जॉइंट पीएमएफ है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो थीटा का फंक्शन है तो उसका थीटा का डोमेन देख लो क्या है, तो उस डोमेन में ऐसे थीटा की वैल्यू फाइंड करो जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो वो थीटा एमएलई हो जाती है. फिर आपके पास सफिशिएंट एस्टिमेटर. T is said to be sufficient estimator if and only if joint PDF of x1 x2 xn given T is free of theta. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया. और थ्योरम क्या है, थ्योरम है फैक्टराइजेशन थ्योरम जो होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को अगर आप लिख सको प्रोडक्ट ऑफ hx जहाँ सिर्फ x का फंक्शन होगा g of theta t, तो देन T is the sufficient estimator हो जाएगा. हाँ यही फैक्टराइजेशन थ्योरम है. तो डेफिनेशन हो गया, फैक्टराइजेशन थ्योरम हो गया. फिर कंप्लीटनेस. कंप्लीट में ये था कि T कोई कंप्लीट एस्टिमेटर है इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ GT इज इक्वल टू 0 implies GT is 0 with probability 1. मतलब G of small t is equal to 0 for all small t. जहाँ स्मॉल t बोल रहा हूँ मैं, सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल कैपिटल T का या एस्टिमेटर का. सो अपने सपोर्ट के हर पॉइंट पे वो 0 होगी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली फिर 1 हो जाएगी ना हर पॉइंट पे अगर 0 है तो. ये चीज़ है. फिर राव ब्लैकवेल थ्योरम. राव ब्लैकवेल थ्योरम ये कहता है कि आपके पास एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है और एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो इन दोनों के हेल्प से एक बेटर एस्टिमेटर आप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेल्टा अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, टी मेरे पास सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, दिस इज द बेटर एस्टिमेटर. बेटर इन द सेंस कि इसका वेरिएंस कम होगा देन द अनबायस्ड एस्टिमेटर. और ये भी जो न्यू एस्टिमेटर हम बना रहे हैं वो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन इसका वेरिएंस कम होगा तो इसको बोलो ज्यादा इफिशिएंट है, मोर इफिशिएंट देन अनबायस्ड एस्टिमेटर जो ओरिजिनल था उससे. फिर उसी के हेल्प से लेमन-सेफी थ्योरम कहता है ये जो आप अभी राव ब्लैकवेल थ्योरम से जो आपने एस्टिमेटर ढूंढा है जो ज्यादा इफिशिएंट एस्टिमेटर है, एक्चुअली टी अगर कंप्लीट सफिशिएंट दोनों हो जाए तो ये जो राव ब्लैकवेल से जो एक बेटर एस्टिमेटर मिला आपको, दैट विल बी एक्चुअली UMVUE. या दूसरे शब्दों में इसी को बोलोगे तो ये कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढो, उसका एक फंक्शन ढूंढो जो अनबायस्ड हो जाए, तो वो UMVUE हो जाएगी. ये चीज है. फिर यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर. जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसमें से जिस अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस सबसे कम होगा दैट इज द UMVUE. ये डेफिनेशन है, ठीक है. अब UMVUE निकालने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं. क्रैमर और लोअर बाउंड किसी मान लो पैरामीटर का इक्वल आ गया वेरिएंस ऑफ सम अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो वो जो अनबायस्ड एस्टिमेटर दैट इज द UMVUE. कन्वर्स ट्रू नहीं है. अगर कोई UMVUE है तो जरूरी नहीं है कि उसका वेरिएंस जो है वो क्रैमर और लोअर के इक्वल आएगा, है ना. तो वन वे थ्योरम है ये. फिर दूसरा तरीका आपके पास है इसके लिए वही लेमन-सेफी थ्योरम और राव ब्लैकवेल थ्योरम या क्रैमर और लोअर बाउंड वाला, है ना. उसके बाद क्या आता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल. जो म्यू है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में देख लो कि म्यू का क्या क्या है ना. तो जैसे मैं बता रहा हूँ सेम तरीके से तुम खुद से भी पूछ सकते हो कि इसमें क्या है, तुम लिख के देख सकते हो. इससे पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा ना, एक बार ही पूरा सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा कि इसका क्या है. जैसे अब नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो बताओ म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जब सिग्मा नोन है, म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जब सिग्मा अननोन है, सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जब म्यू नोन है, सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है जब म्यू अननोन है. ठीक है, तो इस तरीके से. और टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल, अब वो म्यू वन माइनस म्यू टू का जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, तीन केसेस हैं.
कि सिग्मा स्क्वायर नोन हो या अननोन हो तो इक्वल हो या अननोन हो तो डिफरेंट हो। तो 3 केस में म्यू वन माइनस म्यू टू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा की कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, यहाँ 2 पीडीएफ है, तो अगर लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स है तो लैम्डा का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, अगर 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा है तो लैम्डा का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। तो यही आपको रिवाइज करना है। अभी के बाद क्या करो, अभी अगर पढ़ना का मन हो तो जस्ट रात को ये या कल सुबह तुम जैसे यही सिलेबस रिवाइज कर लो कि इसमें क्या क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तुम्हें खुद से पूछना है तुम्हें फॉर्मूला याद है क्या, बस यही चेक कर। उसके बाद बस हाइपोथेसिस द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस क्या एक स्टेटमेंट है अबाउट पैरामीटर, है ना। अब उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक अगर हमने बोला थीटा 1 है तो दूसरा हो सकता है थीटा 1 नहीं है, तो एक को हम बोलते हैं क्या नल और दूसरे को अल्टरनेटिव। अब हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया था सिंपल और कंपोजिट में। तो सिंपल में ये है कि पैरामीटर की स्पेसिफिक वैल्यू है, मतलब उस हाइपोथेसिस में पैरामीटर स्पेस सिंगलटन सेट होगा, सो दैट इज द सिंपल हाइपोथेसिस। अगर मोर देन वन वैल्यू कंटेन कर रहा है उस हाइपोथेसिस में पैरामीटर्स, दैट विल बी द क्या बोलते हैं सिंपल का, दूसरा कंपोजिट, है ना, ये है। फिर एप्लीकेशन ऑफ नीमन पियर्सन लेमा। नीमन पियर्सन लेमा ये कहता है कि अगर कोई सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है तो जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलो या क्रिटिकल रीजन जो आती है, क्रिटिकल रीजन क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, इसका रेशियो जो है लेस देन इक्वल टू k कर दो, तो ये क्रिटिकल रीजन है। दिस क्रिटिकल रीजन इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ये कहता है नीमन पियर्सन लेमा। हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मोस्ट पावरफुल है कि नहीं है, जस्ट थ्योरम गारंटी देता है उसकी। ठीक है, सिंपल एंड कंपोजिट। ये जो हाँ ये अनबायस्ड होता है। टेस्ट देखो, अनबायस्ड टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अनबायस्ड टेस्ट इस सिलेबस में, अनबायस्ड टेस्ट गेट नेट के सिलेबस में है। अनबायस्ड टेस्ट ये होता है कि पावर जो होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू साइज, देन वी कॉल दैट टेस्ट इज अनबायस्ड टेस्ट। पावर की वैल्यू मोर देन इक्वल होनी चाहिए साइज से, सो वो हमारे पास मतलब 1 माइनस, हाँ इसके बारे में नहीं नहीं अभी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, बट हो सकता है बताता हो। उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा, ये आपके एग्जाम में अनबायस्ड टेस्ट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, अनबायस्ड टेस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बता ही दिया कि ये क्रिटिकल रीजन बताता है कि अंडर h नॉट अपन अंडर h1, सिंपल वर्सेस सिंपल में। कंपोजिट है तो अंडर h नॉट, अगर मान लो अल्टरनेटिव ऑफ कंपोजिट है तो डिनोमिनेटर में ml यूज करना पड़ेगा थीटा के प्लेस पे, तो lh नॉट अपॉन lh1 में अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका कंपोजिट है देन यूज द mle इन प्लेस ऑफ थीटा इन द डिनोमिनेटर, ये चीज। बस अब डिजाइन में क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या था कि इसमें ये आपके पास एक पॉपुलेशन है उसमें से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं ऑल हैव, मतलब जितने भी पॉपुलेशन में पॉइंट्स हैं ऑल हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, सिंपल है। दूसरे में क्या था, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या था कि आप पॉपुलेशन को आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, देन आप सैंपल कलेक्ट करते हो, है ना, प्रोपोर्शनली आपको जो आपके पास जो होमोजेनियस ग्रुप्स हैं उसके जो साइज हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली आप सैंपल सेलेक्ट करते हो। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या था कि आप वहां पे ग्रुप में डिवाइड तो करते हो बट ग्रुप जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस ही हो, हाँ, तो वो क्लस्टर्स बोलते हैं उसको हम। तो उसमें से वैसे हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स को, मतलब पॉपुलेशन को, देन सेलेक्ट करते हैं, बट वहाँ जरूरी नहीं कि हमारा ग्रुप होमोजेनियस ही होगा, तो उससे सेलेक्ट होता है। फिर अब आता है वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा सिंपल है, आपके पास एक ट्रीटमेंट होता है, एरर होता है, टोटल होता है, तो एक सिर्फ आप ट्रीटमेंट को कंसीडर करते हैं, ब्लॉक्स को वहाँ कंसीडर नहीं करते। आपके पास जो बहुत सारे एन आउटकम्स मान लो फर्स्ट रो में, है ना, देयर आर एन ट्रीटमेंट्स और ईच ट्रीटमेंट हैज सपोज एन एलिमेंट, सॉरी एन ट्रीटमेंट का के एलिमेंट मान लो, इस तरह से टोटल एलिमेंट आपके एन के है। तो वन वे एनोवा सिंपल क्या है, ट्रीटमेंट आर सिग्निफिकेंट, ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट, बाकी ब्लॉक्स को कंसीडर नहीं करते हम लोग। टू वे एनोवा में जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स एंड ब्लॉक्स हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, तो जब टू वे एनोवा टेबल बनाते हैं तो दोनों का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, तो उसमें आता है आपके पास ट्रीटमेंट, ब्लॉक, एरर, टोटल टू वे एनोवा में। और तो जो ये CRD जो है कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिजाइन, इसमें जो होते हैं एक्चुअली सिर्फ ट्रीटमेंट है ना यहाँ कंसीडर होता है, तो इसका जो एनोवा टेबल बनता है वन वे एनोवा होता है, इसका आपके पास टू वे एनोवा होता है। और LSD में अलग क्राइटेरिया है, क्या था LSD में बताओ कोई, दिस कोड डिजाइन
इसमें क्या कंसीडर करते थे? इसमें सर रोज कॉलम और उसमें है ना, सो ट्रीटमेंट है ना, रोज कॉलम सब कंसीडर होता, 3 था उसमें ना कि रोज कॉलम और कंसीडर करते थे। 2 स्क्वायर में क्या है, 2 स्क्वायर क्या मतलब होता था कि 2 स्क्वायर क्या मतलब है? हाँ मतलब 2 फैक्टर और 2 लेवल पे है। हाँ, और 2Q में क्या है? 2 फैक्टर और 3 लेवल पे है। 2 फैक्टर एट 3 लेवल्स, है ना। तो उसमें उसके हिसाब से नोवा टेबल, एक क्लास में मैंने प्रॉपर कराए थे ना, प्योर एक क्लास में हमने इसी में पूरा क्लास लिया था, तो बस उसको रिवाइज कर लो। और अब इतना टाइम है नहीं कि बहुत डीप में पढ़ना है, जितना पढ़ा हुआ है अभी तक उसी को रिवाइज करो, है ना। ये तो शुरू से आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, 1 महीने से हम लोग लगभग 40 डेज से हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी का, तो बहुत कुछ आपने पढ़ा है, इस बीच में सीखा है। सो बस अभी कुछ नहीं करना, सिलेबस रिवाइज कर लो, मन हो तो PYQs फिर से एक बार सॉल्व कर लो 2023 में दोनों पेपर, एंड देन जस्ट कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अच्छे मार्क्स आएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। यही है, मैं एक बार बता दिया बस क्या क्या है, बाकी इसको ठीक से रिवाइज करो, PYQ देख लो, और कोशिश करो ज़्यादा, 300 मार्क्स का एग्जाम है तो एटलीस्ट एग्जाम में 250 प्लस अटेम्प्ट करके आओ, अगर कर सकते हो तो ये चीज़, और सही सही जितना सही कर सकते हो उतना करो, ये है। तो क्या ना, डिपेंड, देखो ये भी डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल कैसा है, क्योंकि इस बार हमने एग्जाम में कुछ है ना, हमने ओवर वो किया कि ठीक है 40 50 60 नंबर ले आओगे हो जाएगा, लेकिन इस बार हुआ क्या, पेपर इजी आ गया, तो कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए ज़्यादा, तो उनका नुकसान हुआ, कर सकते थे वो, लेकिन वो नहीं किया, उसको लगा कि ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे गलतियाँ हो जाए, इसलिए किया नहीं, लेकिन जिन लोगों ने किया उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे भी हैं, तो ये सब देखना पड़ता है पेपर का लेवल क्या है, डिफिकल्ट है तो ज़्यादा खुद ही नहीं कर पाओगे, ईजी है तो जितना कर सकते हो उतना करो, ये चीज़, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और सॉल्व करेगा, तो यहाँ तो रैंकिंग है ना, तो यहाँ डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। ओके तो अभी जिनके फिर भी कुछ डाउट्स क्वेरी होंगे तो अभी 10 से 11 में क्लास लूंगा फिर से, सो 10 to 11 में डाउट क्लास होंगी, और बाकी भी 1 to 10 दूसरे बैच की क्लास है, सो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। जिनके क्वेरीज बचे होंगे क्वेश्चंस 10 to 11 में ज्वाइन कर सकते हो आप। चलो तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।